सो हेलो एवरीवन। हमने पिछली वीडियो में देखा था हमने क्या लिया था, बॉटम होल प्रेशराइजर नोड लिया था PWF, और उससे रिलेटेड हमने सॉल्व किए थे अपने IPR वगैरह। IPR और आउटफ्लो मेरा कैसे चेंज होता है, छः पॉइंट अपने नोट किए थे, 6 पॉइंट हमने सॉल्व किए थे। क्या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, 6 से ज़्यादा? हाँ हो सकते हैं। अगर कुछ इधर भी चेंज आ रहा है ना, कोई भी चेंज आ रहा है मान लो, वो हम लिख लेंगे अगला पॉइंट बना के। वो आपको अपने दिमाग से सोचना है क्या चेंज हो सकते हैं। मेन मोटा मोटा मेरे कौन कौन से चेंज होते हैं, मेरे 6 चेंज होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर अपने को इनफ्लो आउटफ्लो में। अब मैं देखूंगा वेलहेड एज अ नोड। वेलहेड एज अ नोड, ये वही वाला डायग्राम है। PR से PWS, पोरस मीडिया से प्रेशर ड्रॉप डेल P1, PWS से PWF, कंप्लीशन लॉस डेल P2, और ये डेल P3 मेरा वेल बोर मिल लॉस वेलहेड से लेके मेरा सेपरेटर तक डेल P4। ठीक है, एक चीज़ बताई थी मैंने, यहाँ पे प्रेशर डिस्कनेक्शन बनता है, उसको अभी भूल जाओ, उसको मैं चौक में ही बताऊंगा। ठीक है, एक ग्राफ बनाया था वो मैं चौक में ही क्लियर करूंगा। तो अभी इसी को लेके चलते हैं अपने को नोडल एनालिसिस। अब मैंने क्या पकड़ रहा हूँ, अब मैं पकड़ रहा हूँ PWF की जगह, इसकी जगह नोड, इसको पकड़ रहा हूँ। यानी कि इसके पीछे वाला, अब वेल बोर किस में आ जाएगा, इनफ्लो में आ जाएगा। वेल बोर किस में आ जाएगा, इनफ्लो में आ जाएगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक इनफ्लो और यहाँ से यहाँ तक क्या, आउटफ्लो। तो वेलहेड अगर मैं लिखूँ, वेलहेड प्रेशर पे कितना प्रेशर आ रहा है, PR से चला था, इतना ड्रॉप हुआ, इतना ड्रॉप हुआ और इतना ड्रॉप हुआ। कितना, P वेलहेड पे कितना आ रहा है, PR से चला है, डेल P1 ड्रॉप हुआ, माइनस डेल P2 ड्रॉप हुआ, माइनस डेल P3 ड्रॉप हुआ। ठीक है, इतनी बात मेरे को क्लियर, मैं P वेलहेड तक पहुंच गया। अब आउटफ्लो P वेलहेड कितने के इक्वल होगा, जितना मेरा आगे प्रेशर जा रहा है, यानी डेल P4 लॉस इन फ्लो लाइंस एंड P सेपरेटर। इतना मेरे को क्लियर, ये दो इक्वेशन है मेरे को क्लियर। कैसे लिखी, ये वैसे ही लिखी जैसे मैंने पिछली बार लिखी थी PWF के लिए। अब क्या हुआ, अब मेरा यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, इनफ्लो हो गया, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, आउटफ्लो हो गया। इसको मैं मानूंगा। ठीक है, इसमें भी वही 6 पॉइंट लेंगे, इसमें हम 6 पॉइंट लेंगे। वही देखो, अगर मैं इनफ्लो में चेंज कर रहा हूँ, मतलब यहाँ से यहाँ कुछ भी चेंज कर रहा हूँ, जैसे कि मेरा रिजर्वॉयर प्रेशर, तो मेरा IPR इनफ्लो वाला ही नीचे डाउन होगा। यहाँ से यहाँ पहले भी इनफ्लो में था, यहाँ से PWF तक पहले भी इनफ्लो में था, अब भी इनफ्लो में है। तो यहाँ से यहाँ तक जितने मेरे पैरामीटर्स चेंज होंगे, मेनली 3 पैरामीटर्स मेरे चेंज होते हैं, तो बिल्कुल सेम ही रहेंगे। बस यहाँ पे जो Y एक्सिस है ना, क्योंकि मैं Y एक्सिस पे क्या ले रहा हूँ, P वेलहेड ले रहा हूँ, तो ये मेरा चेंज हो जाएगा। इसको अगर मैं दोबारा से समझूँ कैसे, अगर मेरा रिजर्वॉयर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, तो ये क्वांटिटी क्या होगी, P वेलहेड। रिजर्वॉयर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, मान लो ये 3000 था, और ये पूरा मिला के मेरा -1500 था। अब 2000 रह गया, और ये पूरा मिला के मेरा -1500 खा रहा है। ये बड़े अक्षरों में लिखता हूँ, बच्चों की कंप्लेंट आती है कि बड़े अक्षरों में कैसे। 3000 रिजर्वॉयर प्रेशर था, -1500, अब 2000 रह गया, -1500, तो ये कितना हो गया, 500, ये कितना हो गया, 1500। तो मेरा क्या डिक्रीज हो रहा है, वेलहेड डिक्रीज हो रहा है। तो एक और पॉइंट, एक और रूल है, जो सा मैं नोड लेता हूँ ना, पहले मैंने क्या नोड लिया था, PWF नोड लिया था, तो मेरा Y एक्सिस पे PWF था। अब मेरा नोड PWH है, तो PWH मैं नोड लूंगा। ठीक है, तो ये मेरा PWH अगर मेरा डिक्रीज हो रहा है रिजर्वॉयर प्रेशर, तो PR1 से मेरा जाएगा PR2 और PR3। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने तो वहाँ पे किससे बताया था, फ्लो रेट से बताया था कि मेरा फ्लो रेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, हर रिजर्वॉयर प्रेशर नहीं सॉरी डिक्रीज हो रहा है। पहले मेरा PR1 पे इतना था। किसी से भी देख सकते हो आप, इनफ्लो एक मतलब थंब पॉइंट है, जैसे मैं याद रखता था गेट में, मैं इनफ्लो वाले बेसिकली इसी से याद रखता था, क्योंकि मेरे को आसान करने में याद करने में आसान रहता है। रिजर्वॉयर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो सिंपल सा IPR इधर शिफ्ट होगा। देख हम किससे सकते हैं, हम दोनों से देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, जैसे मैंने अभी ये दिखवाया PR वाला। ठीक है, फ्लो रेट से वो आप पे डिपेंड करता है, पर मैं कैसे देखता था अपने गेट के टाइम पे, मैं देखता था फ्लो रेट। क्यों, क्योंकि वो स्ट्राइक एकदम से करता है और पेपर में आसानी रहती है। क्यों, क्योंकि इसमें मेरे को ये सोचना पड़ता है पूरा प्रेशर का कम्बिनेशन, और फ्लो रेट मेरे को सीधा सीधा स्ट्राइक कर जाता है कि अगर मेरा रिजर्वॉयर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो सीधा सी बात है नीचे जाएगा। ठीक है, रिजर्वॉयर प्रेशर चेंज होता रहेगा। अब मेरा रिजर्वॉयर प्रेशर तो कॉन्स्टेंट है, पर स्किन चेंज हो रही है, तो वो भी मेरा किस में आ रहा है, अब इनफ्लो में ही आ रहा है। अगर मैं देखूं मेरा डेल P1 क्या हो रहा है, देखो
अगर मेरा स्किन बढ़ रहा है, अगर मेरा स्किन बढ़ रहा है तो डेल पी वन नहीं, डेल पी टू कंप्लीशन लॉस है ना, यहाँ से यहाँ तक का जो मेरा स्किन का डैमेज रहता है वो क्या खा जाएगा, आपका प्रेशर ड्रॉप खा जाएगा। प्रेशर ड्रॉप खा जाएगा मतलब मेरा जैसे जैसे स्किन बढ़ेगा, अब मैं कैसे याद रखता था, मैं वैसे ही बताता हूँ। मैं याद रखता था फ्लो रेट से, तो जैसे जैसे मेरी स्किन बढ़ेगी फ्लो रेट क्या होगा, घटेगा। तो ये मान लो मेरी 0 है, 0 स्किन है, एक सेकेंड, ये मेरी 0 स्किन है, ये मेरी स्किन बढ़ गई और ये मेरी स्किन बढ़ गई। अगर मेरी स्किन ऊपर की तरफ बढ़ रही है मतलब इसकी स्किन 0 है, इसकी स्किन 2 है, इसकी स्किन 4 है, तो मेरा फ्लो रेट क्या होगा, कम होगा। अगर प्रेशर से देखोगे आप, प्री वेल हेड मेरा अगर स्किन बढ़ रही है तो डेल पी वन मेरा क्या बढ़ जाएगा, अगर 0 से 4 पे जा रही है मेरा डैमेज हो रहा है तो डेल पी वन लॉसेज मेरे क्या बढ़ जाएंगे। अगर मेरे लॉसेज बढ़ गए, अगर मेरे लॉसेज बढ़ गए तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी। अगर मेरे लॉसेज बढ़ गए, मान लो 1500 की जगह, अब रिजर्वोयर प्रेशर नहीं देख रहे हम, मान लो ये 1500 की जगह अब 3000 रिजर्वोयर प्रेशर से इतना, पर लॉसेस बढ़ गए तो ये मेरा 2000 खा रहा है। अब मेरा क्या हो जाएगा, 1000 आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। यानी मेरा पी वेल हेड क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। मैं इससे वेल हेड से भी देख सकता हूँ कि मेरा अगर एक फ्लो रेट लो, आप फ्लो रेट कॉन्स्टेंट करो तो इस पॉइंट पे देखो आप, जिसकी मेरी सबसे स्किन कम होगी उसका मेरा क्या वेल हेड सबसे ज़्यादा होगा। अगर मेरी स्किन बढ़ती गई तो मेरा वेल हेड क्या होता चला जाएगा, कम होता रहेगा। ऐसे क्लियर भाई, इतना ही। अगर ये क्लियर नहीं हो रहा, ये बेसिकली अगर आप प्रेशर से नहीं क्लियर हो रहा तो इसको फ्लो रेट से देखो, क्योंकि मैं भी फ्लो रेट से ही देखता था। प्रेशर से भी मैंने आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी देने की कोशिश की है कि मेरा 1500 1000 पे, ये मेरा क्या है पी डब्ल्यू एफ, ये मेरा क्या था पी आर, और ये मेरे बाकी के लॉसेस माइनस का डेल पी आर। तो ये मेरे क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक मेरा इनफ्लो में ये आ रहा था। परफोरेशन डेंसिटी, अगर मैं परफोरेशन डेंसिटी का भी देखूँ, इतना क्लियर होके चलना इससे आगे, वरना आईपी की डाउट पे इंस्टाग्राम आईडी पे डाउट डालना, इतना तो क्लियर हो जाना चाहिए। अगर मैं परफोरेशन डेंसिटी लूँ, अब भाई परफोरेशन डेंसिटी भी मेरी कैसी बनेगी, सेम ही बनेगी ऐसे। क्या मेरा आउटफ्लो में चेंज होगा, नहीं, क्योंकि मैं अभी इनफ्लो में, अब यहाँ तक इनफ्लो है, यहाँ तक PWH तक इनफ्लो है, तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, अभी मैं स्पोर्ट्स परफोरेशन बढ़ा रहा हूँ। अगर मैं परफोरेशन बढ़ा रहा हूँ तो मैं फ्लो रेट बढ़ा रहा हूँ, तो मतलब सिंपल, अगर फ्लो रेट से देखे तो इसकी 2, इसकी 4, इसकी 5, किससे भी देख सकते हैं आप, कांस्टेंट प्रेशर कर दो और उससे भी देख सकते हैं, इस वाले वे से, ठीक है। गेट में मेरे अकॉर्डिंग आप जो इनफ्लो वाले हैं वो फ्लो रेट से ही देखें। क्या था ये था मेरे 2 शॉट्स पर फुट, ये 3 शॉट्स पर फुट। अब इतना तो आ जाना चाहिए मेरे शॉट्स पर फुट क्या कहते हैं। ये मेरी परफोरेशन डेंसिटी का ग्राफ हो गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने पढ़ाया था IPR में। अब ये वाला टर्म भी डेल P3 मेरा किस में आ गया, इनफ्लो में ही आ गया। पी वेल हेड डेल P3 मेरा इनफ्लो में ही आ गया। तो अब जो बाकी के हैं ना, बाकी के कैसे चेंज होंगे, कौन कौन से, एक डायमीटर था, डायमीटर देखते हैं, डायमीटर मेरा कैसे चेंज होगा। अब अगर मैं अब इसका डायमीटर बढ़ा रहा हूँ, इसको रब कर दो, इसका डायमीटर बढ़ा रहा हूँ, यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा डेल P3 जो है वो किसके इक्वल है, 4 फैनिंग फ्रिक्शन फैक्टर रो L/V² 2D। तो मैंने 2 नीचे ले लिया, ऊपर FD आप मान लो 4 फैनिंग फ्रिक्शन फैक्टर। तो मेरा जो D है ना, D से मेरा क्या चेंज हो रहा है, अगर मेरा D बढ़ रहा है तो डेल P3 क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये वाला पार्ट अगर मैं सीरीज में बनाऊँ, D कम बढ़ रहा है, ठीक है, डेल P3 क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कम। डेल P3 मेरा क्या हो रहा है, डेल P3 मेरा कम हो रहा है। डेल P3 कम होने से मेरा क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, पी वेल हेड
बढ़ रहा है। क्लियर? अगर मेरा ये पार्ट कम होगा, यानी कि अब इसमें से कम ही माइनस होगा। ये 3000 था, मान लो ये 100 था, अब मेरा 3000 में से पहले 100 माइनस हो रहा था, अब मान लो कितना हो गया, 50 हो गया। अब 3000 में से 50 माइनस हो रहा है। तो अगर मैं डी बढ़ाता हूँ ना, अब मेरा डायमीटर किस में आ गया, इनफ्लो में। अब मेरा इसमें पी वेल हेड, तो मेरा डायमीटर से अब ये चेंज होगा। अब खुद सोचो, अगर मेरा डी बढ़ रहा है तो पी वेल हेड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो मेरा ये उल्टा हो जाएगा उससे, 1 2 3 उसमें रहता, उसमें मेरा ये वाला रहता तो नीचे की तरफ आता, इसमें ऐसे ऊपर की तरफ 1 2 3, यानी मेरा जितना बड़ा डायमीटर होगा इतना ज़्यादा मेरा क्या होगा, पी वेल हेड। यानी कि और ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर मैं डायमीटर बढ़ा रहा हूँ तो मेरा फ्लो रेट बढ़ रहा है। ऐसे भी सोच सकते हैं मेरा फ्लो रेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पर एक चीज़ याद रखने वाली है, अगर मैंने ज़रूरत से ज़्यादा डायमीटर बढ़ाया तो ये क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक वो पॉइंट आ जाएगा ऑप्टिमाइजेशन पॉइंट, उससे क्या हो जाएगा, वापस की तरफ कम होने लग जाएगा। उससे ज़्यादा नहीं मैं करता, तो मैं उसी पॉइंट पे रखता हूँ क्या, अपना फ्लो रेट। क्यों? अगर मैं देखूँ मेरा डी बढ़ रहा है ना डायमीटर, वैसे ही जैसे उसमें था, बिल्कुल सेम वैसे ही, तो मेरा एक पॉइंट पे डी बढ़ रहा है तो फ्लो रेट बढ़ेगा, पर एक पॉइंट पे मेरा क्या हो जाएगा, डाउन आ जाएगा, डाउन आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा किसका हुआ, डायमीटर का हुआ। इतना क्लियर, इतना क्लियर? अगर ये क्लियर नहीं हो रहा आपको, पीछे की तरफ घूम जाता है। क्यों घूम जाता है? क्योंकि मेरी लोडिंग बढ़ जाती है, कुछ ज़्यादा ही डायमीटर बढ़ाऊँ तो मेरा फ्लूइड ऊपर लिफ्ट ही नहीं हो पाता, हैवी हो जाता है। हैवी मतलब इतना, अगर इतना है तो आसानी से ये लिफ्ट होता एक पॉइंट पे अगर मैं और बढ़ाऊंगा ना तो वो लिफ्ट होना ही बंद हो जाएगा, इतना बड़ा पाइप हो जाएगा। ठीक है, तो वो मेरा होता है ऑप्टिमाइजेशन, वही मेरा प्रोडक्शन इंजीनियर करता है। ठीक है, ये क्या चल रहा है हमारा, नोडल एनालिसिस। ये मैंने जो IPR VLP सब पढ़ा था ना, उसका कॉम्बिनेशन होता है नोडल एनालिसिस। अब अगला पॉइंट क्या रहता है, इसको हम किससे देख सकते हैं, वेल हेड के प्रेशर से भी और फ्लो रेट से भी, इनफ्लो। गैस लिक्विड रेशियो अपनी क्या चेंज हो रही थी, GLR, गैस लिक्विड रेशियो। अब वो भी किस में आ गई, इनफ्लो में आ गई, इनफ्लो में। ठीक है, कौन सा कब चेंज होगा, इनफ्लो वाला चेंज होगा, क्योंकि मेरा पी वेल हेड अब क्या है, नोड है। क्लियरिटी के साथ चलना है, ऐसे नहीं भाग रहे हैं। ठीक है, पी वेल हेड नोड। अब सोचो अगर मेरा गैस ये बढ़ रहा है, डेंसिटी GLR बढ़ रहा है, तो डेंसिटी क्या होगी, रिड्यूस होगी। डेंसिटी रिड्यूस होगी यानी कि del P3 रिड्यूस होगा, del P2 रिड्यूस del P3 रिड्यूस होएगा, क्योंकि इसमें मेरा ρGH आता है ना, ρGH, ये तो मेरे रिजर्वोयर के रहते हैं ना, एक रिजर्वोयर के रहता है कम, तो मेरा del P3 चेंज होगा। इसमें मेरे 3 फैक्टर आते हैं, एक को मैं चलो इग्नोर मार देता हूँ, तो ρGH चेंज होगा क्योंकि डेंसिटी डिक्रीज हो गई, और मेरा क्या चेंज होगा, मेरा डेंसिटी चेंज होने से तो मेरा ρGH चेंज हो जाएगा जो मेरा, और ये वाला पॉइंट भी चेंज हो जाएगा del P3, तो मेरा del P3 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम होने से मेरा पी वेल हेड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, पी वेल हेड बढ़ गया मतलब मेरा GLR कम पे। अब फ्लो रेट से सोचो, फ्लो रेट से मैं कैसे सोचता हूँ, मेरा साफ सीधी सी बात है, अगर मैं गैस लिफ्ट करता हूँ ना तो गैस डालता हूँ एनलस से, और यहाँ से गैस डालता हूँ, जिनको नहीं पता गैस लिफ्ट, अभी यहाँ से गैस डाल के वॉल्व से मैं ऊपर फ्लूइड हल्का करता हूँ, बेसिकली GLR बढ़ाता हूँ। तो मेरा जैसे जैसे मैं गैस लिफ्ट डालूंगा तो ये GLR 1 है, ये 2, ये 3, तो मेरा अगर मैं बढ़ाता जाऊँगा GLR 1 तो मेरा क्या, फ्लो रेट भी बढ़ जाएगा। आप किससे भी देख सकते हैं, आप ये वेल हेड से भी देख सकते हैं, पर ये देखने में थोड़ा आसान रहता है। वहाँ पे मतलब गेट के पेपर में आपको क्या मैटर करता है, बेसिकली टाइम मैटर करता है। ठीक है, इतना भाई क्लियर? तो इसमें भी सेम वैसे ही होगा, एक ऑप्टिमाइज पॉइंट आएगा, उसके बाद मेरी लोडिंग शुरू हो जाएगी, लिक्विड लोडिंग, और फिर ये मेरा क्या, पीछे की तरफ घूमने लग जाएगा, ये पीछे की तरफ आ जाएगा, फिर ऐसे और फिर ऐसे। तो मेरा एक ही ऑप्टिमाइज पॉइंट लेता हूँ मैं, जिसपे मेरा फ्लो रेट क्या मिल रहा है सबसे ज़्यादा। ओके, डायमीटर हो गया, GLR हो गया। अब वाटर इफेक्ट, वाटर कट, अगर मेरा वेल में वाटर कट आता है तो 6 पॉइंट हो जाएंगे ना अपने।
अगर मेरा वेल में क्या आता है, वाटर कट, यानी मेरी क्या हो रही है, डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो मेरा इनफ्लो क्या होगा, इनफ्लो ही चेंज होगा, क्योंकि मेरा वेल हेड अब नोड है। वेल हेड से आगे वाले चेंज होंगे वीएलपी में, इसमें भी। तो वो 6 के 6 पॉइंट मेरे किस में, वो आईपी इसी में ही आ जाएंगे मेरे इनफ्लो में, जो मैंने पिछले उसमें बताए थे, यूजिंग फ्लोइंग बॉटम होल एज नोड। ठीक है, और ये मेरा क्यू हो गया, पी वेल हेड क्यू। अब देखो अगर मेरी डेंसिटी बढ़ रही है, डेंसिटी बढ़ रही है यानी कि मेरा ये बढ़ रहा है, डेल पी 3 लॉसेस बढ़ रहा है, यानी मेरा पी डब्ल्यू एफ घट रहा है। तो अगर मेरा वाटर कट हो रहा है ना 20% वाटर कट, यानी मेरा 30% वाटर आ रहा है और 40% वाटर आ रहा है। ठीक है, तो मेरा ऐसे शिफ्ट होने लग जाएगा अगर मेरा वाटर क्या बढ़ने लग गया तो। ठीक है, इतना क्लियर। अपने हमने क्या 3 पॉइंट देख लिए, डायमीटर जी वाला। तीनों पॉइंट आपको नोट में बनाने हैं, तीनों अलग से, जैसे उसमें 3 इनफ्लो के लिए बनाए थे, 3 आउटफ्लो के लिए। अब ये 6 के 6 पॉइंट मेरे किस में आ जाएंगे, अगर मैं लिखूं जो मैंने 6 पॉइंट पढ़ाए, अगर मैं लिखूं मैंने जो 6 पॉइंट पढ़ाए, ये सभी मेरे पहले पढ़ाया क्या, रिजर्वॉयर प्रेशर, पी आर। उसके बाद मैंने क्या पढ़ाया, उसके बाद पढ़ाया स्किन, उसके बाद एस पी एफ, शॉट्स पर फुट यानी परफोरेशन डेंसिटी, पी डी। उसके बाद डायमीटर, इसके बाद जी एल आर, उसके बाद वाटर इफेक्ट, वाटर कट आए तो भाई अब किस में चेंज कर रहे हैं, ये सिर्फ इनफ्लो वाले में चेंज कर रहे हैं, मतलब इस साइड वाले में चेंज कर रहे हैं। ये क्या हो गया मेरा, इनफ्लो में आएगा। जैसे उसमें तो ये पहले 3 पॉइंट आ रहे थे इनफ्लो में, बाकी आउटफ्लो में। इसमें अब 6 के 6 पॉइंट इनफ्लो में आएगा। अब मेरा क्वेश्चन आता है तो आउटफ्लो में क्या आएगा सर, डेल पी 4 में क्या आएगा सर। डेल पी 4 में बेसिकली मेरा एक ही चीज रहता है, डायमीटर, बाकी और भी चीज हो सकती है पर हम देखेंगे डायमीटर। अब देखो फ्रिक्शन इफेक्ट उसमें भी लगेगा डेल पी 4 में, तो मेरा डेल पी 4 किसके इक्वल होगा, 4 फैनिंग फ्रिक्शन फैक्टर रो एल वी स्क्वायर बाय 2d। ये मैंने 2 से 2 काट के ऊपर 2 लिखवा रखा है पहले क्वेश्चन, पहले वीडियोस में। तो अगर मैं देखूं मेरा डेल पी 4, अगर मेरा डायमीटर फ्लो लाइंस का, अगर मेरा डायमीटर किसका, फ्लो लाइंस का बढ़ा रहा हूं, तो मेरा फ्रिक्शन क्या होगा, कम होगा। कम होगा यानी डेल पी 4 क्या होगा, कम होगा। कम होगा यानी डेल पी 4 क्या होगा, कम होगा, यानी पी वेल हेड क्या होगा, कम होगा। डी बढ़ा, डेल पी 4 घटा, पी वेल हेड घटा। आ गई समझ में अपन को। हाँ, आउटफ्लो में मैंने उसमें भी प्रेशर से बताए थे और इसमें भी प्रेशर, क्यों प्रेशर से ज़्यादा क्लिक करना, उसमें आउटफ्लो में आसान रहता है, आउटफ्लो में। ठीक है, गेट के पेपर बाकी आप पे डिपेंड करता है, आपको अगर प्रेशर से ज़्यादा आसान लग रहा है देखने में इनफ्लो, तो आप उसी से देखो, दोनों इनफ्लो आउटफ्लो। अगर आपको फ्लो रेट से आसान लग रहा है तो आप फ्लो रेट से देखो, आप पे डिपेंड करता हो। बेसिकली मेरा क्या मैटर करता है गेट के पेपर में, टाइम एंड एक्यूरेसी। अगर आप पे टाइम और एक्यूरेसी, अगर टाइम बचाना है मुझे और एक्यूरेसी बढ़ानी है, बस ये डिपेंड करता है मेरे गेट के पेपर में। ऐसा नहीं मैं सिलेबस कंप्लीट करके बैठ गया तो मेरे गेट के पेपर में 100 में से 100 मार्क्स आएंगे, नहीं, कभी नहीं होता। उसमें सब कुछ जज करते हैं इमोशंस। आपके उस पर गेट के पेपर में बैठे हो 3 घंटे, सबसे ज़्यादा प्रेशर रहता है। इमोशंस कैसे कंट्रोल करता है, उस प्रेशर को कैसे कंट्रोल करता है जो मेरा उस 3 घंटे में हो रहा है। और दूसरा क्या, मेरा उस प्रेशर के साथ साथ उस प्रेशर को कंट्रोल करके मैं एक्यूरेसी कैसे बढ़ा रहा हूँ और टाइम कैसे कम कर रहा हूँ। ये कैसे आती है, ये एबिलिटीज़, ये स्किल्स कैसे आती है, ये स्किल आएंगे आप पे नवंबर और दिसंबर में, जब आप क्या शुरू करोगे, नवंबर दिसंबर जनवरी टेस्ट सीरीज। अब कई लोग तो अभी से टेस्ट सीरीज करने लग गए हैं, मतलब बंदे बंदे पे डिपेंड करता है, पर अकॉर्डिंग टू मी मेरा बेस्ट टेस्ट सीरीज शुरू करने का टाइम है नवंबर मिड। ठीक है, क्यों, अभी से करोगे ना आप टेस्ट सीरीज, कर भी सकते हैं। अब तो बहुत सारी टेस्ट सीरीज हो गई है, तो आप पे डिपेंड करता है, पहले तो कम ही रहती थी। तो मतलब नवंबर मिड से बेसिकली सही रहता है, क्यों नवंबर तक मेरा सिलेबस खत्म हो जाता है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मेरी टेस्ट सीरीज अटैम्प्ट करना
शुरू कर देता हूँ अपनी एक्यूरेसी, टाइम मैनेजमेंट, प्रेशर, ऐसे एक्ट करता हूँ जैसे मैं गेट के पेपर में ही बैठा हूँ, और फिर वो सब करने लग जाता हूँ। तो अब दोबारा से वापस आ जाओ फालतू की बातों से। फालतू की बातें नहीं है ये बेसिकली एक तरह से मैनेजमेंट की बातें हैं। ये सब देखना पड़ता है आपको, मैनेजमेंट कैसे करनी है, ये सब कुछ देखना पड़ता है आपको, कैसे मैनेज करना है पेपर में, कैसे रहना है, ये डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर मेरा गेट के पेपर के बाद आपको कोई नहीं पूछ रहा, आप मूवीज़ देखने जाओ, ऐश करो पूरी खुली, आपको कोई नहीं पूछेगा। बस गेट के पेपर तक यानी फर्स्ट वीक ऑफ फेब तक आपको अपने को क्या रखना है, डिसिप्लिन रखना है। उसके बाद फिर मज़े ही मज़े हैं। उसके बाद आपकी क्या हो जाएगी, इमेज ऊंची हो जाएगी। तो मेरा डायमीटर ऑफ फ्लो लाइन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो मेरा PW वेल हेड क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब क्या चेंज होगा, IPR चेंज होगा, ये चेंज होगा, ये चेंज होगा। क्यों ये चेंज होगा, क्योंकि भाई मेरा वो आउटफ्लो में है। डेल P4 किस में है, आउटफ्लो में। अगर मेरा डेल P, अरे ये क्या कर दिया मैंने यार, क्या पढ़ा था मैं। डेल P4 डी इंक्रीज हो रहा है, तो डेल P4 क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डेल P4 डिक्रीज हो रहा है यानी मेरा P वैल हेड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। भाई ये गलती कर दी मैंने, ठीक है। तो मेरा अगर D1 D2 D3, अब सोच लो क्या, अगर मेरा D इंक्रीज होगा तो P वैल हेड डिक्रीज होगा। तो ये क्या होएगा, मान लो 2 3 4, D इंक्रीज कर रहा है, P वैल हेड डिक्रीज कर रहा है। D इंक्रीज, ये ड्रॉप, सही है, और P वैल हेड मेरा क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। ऐसे रहेगा मेरा चेंजेस बेसिकली डायमीटर फ्लो लाइंस। तो ये था मेरा नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस क्या था, एप्लीकेशन ऑफ IPR VLP इन प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। अभी तक हमने IPR और VLP प्लॉट करने देखे थे। अब प्लॉट करने के बाद हम देख रहे हैं कि उनको अप्लाई कैसे करते हैं, प्रोडक्शन इंजीनियर अप्लाई कैसे करता है, किस पे डिपेंड करता है। प्रोडक्शन इंजीनियर कोई भी नोड चूज कर सकता है, ये भी चूज कर सकता है, ये भी चूज कर सकता है। मेनली क्या चूज करते हैं फील्ड में, PWF चूज करते हैं ज़्यादातर, मतलब अपने उसमें। पर मैंने कई जगह सुना है वेल हेड भी चूज करते हैं, क्योंकि वेल हेड ऊपर से सरफेस पे से मेरे को देखना आसान रहता है, क्योंकि मैं ऊपर सरफेस पे हूँ ना, नीचे नहीं हूँ, और सरफेस पे तो मैं गेज लगा सकता हूँ। तो कई जगह ये मेथड भी रहता है, और अपनी बुक्स वगैरह में PWF मेनली यूज़ करते हैं। तो ये था भाई मेरा क्या, नोडल एनालिसिस। अब मेरा क्या हो गया, वेल बोर। अब देखो अगला टॉपिक, ये मेरी वीडियो खत्म होगी यहीं पे। अब अगला टॉपिक मेरा कैसे होगा, अगर मेरा वेल होल्ड ये यहाँ तक मेरा डिलीवर हो गया, अब यहाँ पे एक मेरा चोक आता है, चोक, उसको बोलते हैं वेल बोर डिलीवरेबिलिटी। वेल बोर परफॉर्मेंस तो देख लिया, अब वेल बोर डिलीवरेबिलिटी देखेंगे हम, वेल बोर कितना अच्छा डिलीवर करता है। उसमें क्या पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे चोक, उसमें चोक पढ़ेंगे, और चोक से रिलेटेड पढ़ेंगे। चोक बिल्कुल छोटा चैप्टर है, आसान चैप्टर है, क्वेश्चन बन सकता है तो मज़ेदार बनेगा, और ज़्यादा बड़ा नहीं है इसकी तो, इन चैप्टर्स की तरह। तो चोक, चलो फिर चोक वाले चैप्टर में देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में शुरू करते हैं। थैंक यू।